पी एंड एल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नेम आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, पर्टिकुलर्स, नोट्स, रुपीज, रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, देन आफ्टर अदर इनकम। अब इन दोनों को मिला के टोटल इनकम आ जाएगी। अब नीचे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अब ये जो है ना सारे टोटल एक्सपेंसेस है। अगर मैं टोटल इनकम से माइनस करूंगा टोटल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कोई भी आ सकता है। अगर मैं उसमें से रिड्यूस करता हूँ टैक्सेस तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। यही फॉर्मेट है पी एंड एल का। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, अब ये फॉर्मेट ना याद करना है। अगर याद करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले देख के बोलना है फर्स्ट स्टेप, उसके बाद बिना देखे ऐसे बोलना है, और थर्ड बिना देखे लिखना है। अगर ये तीन चीजें करोगे तो आराम से फॉर्मेट याद हो जाएगा और क्वेश्चन पर ग्रिप आएगी। अगर आपने कर लिया है, अगर आपको आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है ये करने से, तो कमेंट में अपना रिव्यू बताना कि सर ये स्टेप्स काम कर रही है। ओके, क्वेश्चन 2 की रीडिंग करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। ट्रायल बैलेंस दिया है। नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। You are required to prepare Omega Limited balance sheet as on 31st March 22 and statement of profit and loss account with notes to account for the year ended 31st March 22 as per the schedule 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए एक ही क्वेश्चन में, जब भी एक ही क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्लस पी एंड एल निकालने के लिए बोला है तब क्या करेंगे, तब हम फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसे स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट सॉल्व क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है। कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट 3,60,000, ये भी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये कहाँ भी नहीं आता, मतलब पी एंड एल में भी नहीं आता, बैलेंस शीट में भी नहीं आता। सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹4,000 represent cash received for sale of the sum of the machinery on 1st April 21. Cost of the machinery was 10,000 and accumulated depreciation thereon being 8,000। मतलब सेल हुआ है तो यहाँ या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। मतलब क्या है, पी एंड एल का आइटम है, तो मैं सस्पेंस अकाउंट को स्टार मार्क करता हूँ। डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन पी एंड एल का आइटम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। अब सिर्फ दो ही करेंगे, और फर्स्ट हम पी एंड एल सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करेंगे। ओमेगा एलटीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। फर्स्ट पॉइंट आएगा रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स। देखिए ऑल दी अमाउंट्स आर इन थाउजेंड में, ये बात याद रखना। सेल, अब रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, सेल कितना है, 700 है। अब दूसरा अदर इनकम, अदर इनकम मतलब सस्पेंस अकाउंट, हमने स्टार मार्क किया था, तो इसकी हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। नोट नंबर 1 अदर इनकम। अब हमने क्या किया था, मशीनरी सोल्ड किया था, तो जब भी सोल्ड करेंगे दो चीजें होगी, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है।
तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है 10,000, उसमें से लेस डिप्रिसिएशन 8,000, तो बुक वैल्यू कितनी आई 2,000। बट हमने सेल किया है 4,000 में। फिर से बताता हूँ, जो मशीन सोल्ड की है ना उसकी कॉस्ट है 10,000 माइनस डिप्रिसिएशन 8,000, देन कम्स टू बुक वैल्यू रुपीज 2,000। अगर मैंने सेल किया है 4,000 में, बुक वैल्यू है 10,000 पर मैंने सोल्ड किया है 4,000 में, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ 2,000। तो यहाँ हम लिखेंगे टू। टू क्यों? क्योंकि ऑल द अमाउंट्स आर इन थाउजेंड। इन दोनों की टोटल करते हैं तो यह आएगा 702। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ डैश लिखूंगा। एडजस्टेड परचेस है 320। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट? डेबिट साइड में देखिए ट्रायल बैलेंस के 20 है। फिर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने स्टार मार्क किया था इसको। अब नोट नंबर 2 बनाते हैं, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 770। ठीक है, उसमें से हमने सोल्ड किया, सेल किया 10,000 की, यानी कि 10 की मशीन सोल्ड किया, तो कितनी आएगी बुक वैल्यू 760। अब 760 पर हम क्या निकालेंगे? डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 760 इंटू 10%, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है कि 10% डिप्रिसिएशन आएगा, तो 76 डिप्रिसिएशन आया, तो यहाँ लिखेंगे 76। अब अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को हम नोट नंबर 3 देते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में देखिए सबसे पहला क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस मतलब अदर मतलब क्या? देखिए इतनी चीजें हो गई, अब इतनी चीजें हो गई, जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस है ना वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस में देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 30। अब डिविडेंड पेड, अब ये डिविडेंड पेड ना हम पी एंड एल में नहीं लिखेंगे, तो हम इसको नोट देते हैं, डिविडेंड विल नॉट बी रिटर्न इन पी एंड एल, इतना ही देंगे बहुत काफी है। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो आएगा आंसर 120, तो 120 यहाँ लिखेंगे 120। अब टोटल करो, टोटल एक्सपेंसेस कितना आता है वो देखो, 320 प्लस 20 प्लस 76 प्लस 120 विच कम्स टू 536। अब क्या करो, 702 माइनस 536 कितना आता है वो देखो, विच कम्स टू 166 हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया। अब क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हुआ है ना पी एंड एल का उसे टिक मार्क करो, क्योंकि आसानी होगी बैलेंस शीट सॉल्व करने के लिए। अब क्या करते हैं, बैलेंस शीट रीड करते हैं। पहले तो रीड करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सॉल्व करने से पहले हमें क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं और एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहले तो एथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी दिया है, एथोराइज दिया है। कंपनी एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट 3,60,000। हमने लैंड को रिवैल्यूएशन किया है, तो इसको मुझे स्टार मार्क करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, ये नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट पी एंड एल में हो चुका है। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है। अब देखिए पी एंड एल सॉल्व करने के बाद आपका जो ट्रायल बैलेंस है ए से दिखेगा। अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे शेयर कैपिटल से, नोट नंबर 4 देंगे। अब शेयर कैपिटल का नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अब शेयर कैपिटल नाम देंगे, लिखेंगे एथोराइज शेयर कैपिटल, कितना है 40,000 इक्विटी शेयर 10 एच, कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है। उसके बाद पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख, तो हम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखेंगे बैलेंस शीट में, दैट इज 3 लाख, तो यहाँ मैं 3 लाख लूंगा, 3 लाख लिखूंगा।
देन आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 5 देते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा जनरल रिजर्व 130, पी एंडल अकाउंट 72, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, क्लोजिंग पी एंडल। क्लोजिंग पी एंडल मतलब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट निकाला है वो है 166। इंटरिम डिविडेंड, ट्रायल बैलेंस में देखो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो मुझे लेस करना पड़ेगा, दैट इज 18। अब एडजस्टमेंट में देखो कि लैंड ना रीवैल्यू हो चुकी है, मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो जितनी भी बड़ी है वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना पड़ेगा, दैट इज 140। अब पहले थे 220, पहली थी 220 वैल्यू, उसके बाद हो चुकी है 360, मतलब दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन कहलाएगा। तो इन सबको जोड़ो तो वैल्यू आएगी 530, तो यहाँ लिखेंगे 530। देखिए ऑल दी अमाउंट्स आर इन 1000, तो मुझे 3 लाख भी 1000 में लिखना पड़ेगा, दैट इज 300। ठीक है, ऑल दी अमाउंट्स आर इन 1000। अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैं क्या करूंगा? एज इट इज अमाउंट लिखूंगा। ट्रायल बैलेंस में देखो 10% डिबेंचर है, तो मैं एज इट इज अमाउंट लिखूंगा 200। कुछ क्यों ऐसा लिखूंगा? क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है और देर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सो वी विल रिटर्न एज इट इज अमाउंट विच शोन इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रेड पेबल आल्सो सेम, देर इज नो चेंज इन ट्रेड पेबल, तो मैं वैल्यू लिखूंगा 52। देन आफ्टर पीपी। अब पीपी में हमने स्टार मार्क किया था, तो पीपी में नोट बनाते हैं, नोट नंबर 6। नोट नंबर 6, लैंड एट कॉस्ट। लैंड की कॉस्ट कितनी है? 220, बट वो बढ़कर 360 हो चुकी है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डिफरेंस होगा, दैट इज 140, 360। ओके। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 770 लेस, बट हमने ना 10 लाख का सोल्ड किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस सेल 10। 10 करने के बाद अमाउंट आएगी 760। अब 760 आने के बाद डिप्रिसिएशन तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन माइनस, देखिए यहाँ थोड़ा क्या है, गेम चेंजर है, कैसे बताता हूँ। अब देखिए डिप्रिसिएशन कैसे आएगा? 172, ये क्या है? प्रोविजन। अब आप ये पूछेंगे कि हमने प्रोविजन डिप्रिसिएशन पी एंडल में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पी एंडल में हम लिखते नहीं है, प्रोविजन लिखते नहीं है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में असेट में से माइनस होगा, उसका इफेक्ट पी एंडल में नहीं जाता। जब भी प्रोविजन आता है सीधी सी बात है असेट में से रिड्यूस करो, पी एंडल में उसे लेकर मत जाओ जब भी प्रोविजन आता है। तो हमने यहाँ लिखा 172 प्लस 76। अब ये 76 कहां से आया? यहां देखिए 760 हमारी बुक वैल्यू आ चुकी है, तो 760 इंटू 10% डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 76 माइनस 8। ये 8 कहां से आया? 8 ना हमने जो सोल्ड किया है ना उस पर लगने वाला डिप्रिसिएशन है 8। 8 पर माइनस क्यों किया? देखिए ये 8 है ना, 8 172 में इंक्लूड है, तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों रिड्यूस कर रहे? क्योंकि जो सोल्ड हो चुकी है ना वो तो हम इस ब्लॉक से हटा रहे हैं ना। अब ये 760 में ना ये सोल्ड की वैल्यू नहीं है, आफ्टर सोल्ड है, तो जो जिस मशीनरी जो सोल्ड मशीनरी हो चुकी है उस पर लगने वाला डिप्रिसिएशन जो कि इंक्लूड है प्रोविजन में वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने ये यहाँ देखिए जो सोल्ड हो चुके हैं ना वो मैंने यहाँ से हटाया है, यहाँ से हटाया है, तो मुझे उस पर लगने वाला डिप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 8 माइनस किया है। तो डिप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? 172 प्लस 76 माइनस 8, मैंने यहाँ लिखा भी है। डिप्रिसिएशन ऑन सेल विच इज इंक्लूडेड इन प्रोविजन, जो प्रोविजन में इंक्लूडेड है तो मुझे वो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन आएगा 240। अब 760 माइनस 240 तो अमाउंट
आएगी 520। अब 520 प्लस 360 ऐड करो, 520 प्लस 360 विच कम्स टू 880। अब 880 हम पीपी में लिखेंगे, 880। अब इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री में क्या है, देर इज नो चेंज, तो मैं क्या करूंगा, एज इट इज अमाउंट लिखूंगा, दैट इज 86। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आल्सो सेम 96। बैंक, बैंक में भी मैं सेम करूंगा 20। अब एक बार ना ट्रायल बैलेंस की तरफ नजर घुमाओ और देखो, रीड करो कोई आइटम बचा तो नहीं है। लैंड हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, बैंक, परचेज, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस एंड डिबेंचर, इंटरिम डिविडेंड, ऑल द आइटम ऑफ डेबिट साइड आर कंप्लीटेड। अब क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल्स, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सस्पेंस अकाउंट, ऑल आर द डन्स, ऑल द एलिमेंट्स आर डन, हो चुकी है। अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। पहले तो लाइबिलिटी साइड की टोटल करते हैं, देखते हैं कितनी आ रही है। 300 प्लस 530 प्लस 200 प्लस 52 विच कम्स टू 1082। अब असेट साइड की टोटल करते हैं, 880 प्लस 86 प्लस 96 प्लस 20 विच कम्स टू 1082। बैलेंस शीट, असेट साइड प्लस लाइबिलिटी साइड अमाउंट आर सेम, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते, ये बहुत सिंपल था, सिर्फ एग्जाम में क्या करेगा, आपको थोड़ा घुमा के देगा, बट कंसेप्ट सेम ही होगा। देखिए अगर आपने कंपनी फाइनल अकाउंट छोड़ दिया ना, तो 14 मार्क्स, 14 14 मार्क्स आपके हाथ से जाएंगे, हाथ से। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी फाइनल अकाउंट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजी चैप्टर, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 की रीडिंग करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल एलटीडी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। अब वो क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो मैंने कंपनी का नाम दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। अब मैंने डाटा बना दिया है, देखिए रेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सब बना दिया है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे रेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स, तो सेल्स देखो कितना है, सेल्स है 42,68,000, तो इसे मैं टिक मार्क करता हूँ। तो यहाँ देखो 42,68,000 डन। ठीक है, अब अदर इनकम, अदर इनकम यहाँ आओ। अब अदर इनकम क्या है, ये क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में अदर इनकम क्या है, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, इन दोनों को ऐड करो तो अमाउंट कितनी आएगी, 56,000, 56,000 आएगी। अब अदर इनकम में जाओ, देखिए 56,000 क्या है, अदर इनकम में, इन दोनों को जोड़ो तो आएगा, टोटल इनकम आ गया 43,24,000। अब एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे, कितना है 23,19,000, तो वहां लिख लेते हैं 23,19,000। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसे आता है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री देखो ट्रायल बैलेंस में कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 6,80,000, 6,80,000 माइनस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, यहाँ है क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,23,000, 8,23,000, तो आएगा -1,43,000,
यहाँ देखो -1,43,000 आ गया आंसर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, यहाँ 9 लाख है। अब देखिए 9 लाख, यहाँ देखिए वेजेस 9 लाख, 9 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 9 लाख। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। अब ट्रायल बैलेंस में जाओ और देखो कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000, 55,000, 55,000 प्लस करो, प्लस क्या डिबेंचर इंटरेस्ट। अब 11% डिबेंचर है तो 11 पर डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे आएगा 5 लाख इंटू 11% विच कम्स टू 55,000। अब दोनों को जोड़ो तो आएगी अमाउंट 1,10,000। देखो उधर, नहीं नहीं थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, फिर से करते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 55,000 प्लस डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना आएगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना आएगा, नहीं नहीं ये तो डिबेंचर इंटरेस्ट है भाई। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 55,000, 55,000 डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000। अब और भी कुछ इंटरेस्ट है क्या, देखो यहाँ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000 प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000, दोनों को जोड़ो तो आएगी अमाउंट 1,71,000। यहाँ देखो 1,71,000 अमाउंट आ गई। अब अदर एक्सपेंसेस, अब जो भी एक्सपेंसेस है ना सारे, जो भी एक्सपेंसेस बाकी है वो अदर एक्सपेंसेस में डालो। जैसे कि यहाँ देखो डिस्काउंट कितना 40,000, 40,000 प्लस एडवर्टाइजमेंट 20,000 प्लस बैड डेट्स 35,000 प्लस कमीशन 1,20,000 प्लस रेंटल 25,000 प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 प्लस कंज्यूमेबल्स 84,000, 84,000 प्लस डीलर एड 21,000 प्लस इंश्योरेंस 30,000 प्लस ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000 प्लस फ्राइट 454,000। अब टोटल एक्सपेंसेस आ रहे 4,76,000। अब नीचे देखो 4,76,000 आ रही है अमाउंट। अब क्या करो, इसे नाम बी दे दो, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस माइनस, सॉरी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 6,01,000। अब हमने पी एंड एल सॉल्व कर लिया है, अब बैलेंस शीट की तरफ चलते। अब इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्टली अमाउंट लिखो कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 25 लाख, 25 लाख, इसे भी टिक मार करो 25 लाख, यहाँ लिख लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है देखिए, क्रेडिट साइड में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,39,000, 1,39,000 प्लस और क्या आएगा, और और आएगा, अब हमने जो प्रॉफिट निकाला है ना करंट ईयर का कितना निकाला है 6,01,000, वो भी ऐड होगा प्लस 6,01,000 विच कम्स टू 7,40,000, 7,40,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आना चाहिए। देखिए आ रहा है 7,40,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा डिबेंचर्स, देखिए 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर 5 लाख प्लस बैंक लोन 6,45,000 विच कम्स टू 11,45,000 हमारा आ गया। देखिए आ गया। अब ट्रेड पेएबल एज इट इज अमाउंट जो है ना वो लिखेंगे। उसके बाद पीपी, पीपी देखते हैं। पीपी में सबसे पहले फर्नीचर आएगा 2 लाख, फर्नीचर आएगा 2 लाख। उसके बाद क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 8,06,000, 8,60,000
प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 1,46,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा। उसके बाद फिक्चर्स 3 लाख प्लस 3 लाख, फ्री फ्री होल्ड लैंड ऐड करो 15,46,000 प्लस, फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000, 2,45,000। हाँ यही है। अब देखो कितनी आ रहा है अमाउंट, 30,05,000। अब चेक करो वही है क्या, देखिए 30,05,000 आ रही है। अब इंटेंजिबल असेट जो है ना एज इट इज यहाँ लिखो, इंटेंजिबल असेट इन्वेंट्री जो करंट क्लोजिंग है ना 8,23,000, वो बैलेंस शीट में लिखो यहाँ 8,23,000। ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज अमाउंट लिखो, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस भी एज इट इज अमाउंट लिखो। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मतलब क्या है, जो लोन हमने डायरेक्टर को दिया है ना वो, यहाँ देखिए डायरेक्टर को हमने, कहाँ गया, लोन टू डायरेक्टर हम दिया है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा 80,000। इसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ क्या करना था, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। You are required to prepare statement of profit and loss and balance sheet from the following trial balance extracted from the books of the International Hotel Ltd on 31st March 22। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। अब फर्नीचर एंड पिक्चर्स फिटिंग्स एट द रेट 5% डिप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% डिप्रिसिएशन है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, स्टार मार्क करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये हो गया। उसके बाद इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 21 स्टूड एट 7,20,000 का क्या है, इक्विटी कैपिटल है। ठीक है, दैट इज 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप, 6,000 जो शेयर्स है फुल्ली पेड अप है। 2,000 शेयर्स ₹60 पेड है, 2,000 क्या है, पार्टली पेड है, मतलब अभी भी 40 आना बाकी है। डायरेक्टेड मेड अ कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 21। डायरेक्टर ने क्या किया, कॉल किया शेयर्स को, कितना, ₹40 जो भी बाकी है वो। A shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were forfeited। अब एक शेयर होल्डर था, उसके पास 100 शेयर थे, उसने ना ₹40 पेड नहीं किया। तब डायरेक्टर ने यानी कि कंपनी ने क्या किया, जो शेयर से फॉरफिटेड किए एंड री इश्यू किया 90 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप, री इश्यू किया 90 फुल्ली पेड अप में री इश्यू किया। Director declare a dividend 8% on equity shares on 2 April 22, transferring any amount that can be required from general reserve, ignore taxation। क्या करना है वही, इसमें कुछ नहीं है। अब इस डाटा से आपको क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व मिलेगा। शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें ना शेयर्स को हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, भले ही कुछ ने ना दिया। यहाँ क्या हुआ है, दोबारा री इश्यू हुआ है। री इश्यू हुआ है मतलब ना ये 2,000 शेयर्स इंटू 10 आएगा, सॉरी 100 फेस वैल्यू, प्लस 6,000 शेयर्स इंटू 100, ऐसे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ना री इश्यू हुआ है, मतलब ना सीधा सा मतलब है, देखिए सीधा सा मतलब है क्या, 6,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 100 प्लस 2,000 शेयर्स इंटू 100 फेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भले ही 90 पर इशू किया है बट मुझे तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का 8 लाख आएगा। अभी इस डाटा से सिर्फ आपको ना कैपिटल रिजर्व मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर दे हैं। रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है ना, सेल। तो नोट नंबर 1 देता हूं मैं इसे,
अब यहाँ देखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल। अब सेल में क्लियर कट दिया है सेल वाइन सिगरेट्स सिगार्स 68,400, फिर फूड 57,600, टोटल आएगा अमाउंट 1,26,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,26,000। आपको क्वेश्चन के आंसर में क्या दिया है, इसमें ना रेंट ऑफ रूम्स भी जोड़ा है, बट कोई बात नहीं है, सेल बोले तो सेल ही इधर लिखेंगे हम, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, ये भी करेक्ट ही है। अब अदर इनकम को हम नोट नंबर 2 देते हैं। अदर इनकम नोट नंबर 2। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, रेंट ऑफ रूम्स 48,000, बिलर्ड 5,700, मिसलेनियस रिसीट 2,800, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,300, ट्रांसफर फीस 700। अब इन सबको जोड़ो, देखो कितना आता है। 48,000 प्लस 5,700 प्लस 2,800 प्लस 3,300 प्लस 700, तो ये आ रही है अमाउंट 60,500। अब यहाँ लिखते हैं 60,500। अब इन दोनों को जोड़ो तो आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम आ रही है 1,86,500। टोटल इनकम तो मैच करेगी ही करेगी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हमने किया है ना, आप क्या करिए, ट्रायल बैलेंस में जाइए और जो भी एलिमेंट हो चुके हैं उसे टिक मार्क करिए। अगर आपने टिक मार्क कर लिया तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या रहा है बैलेंस शीट में, कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका एक एक बेनिफिट है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस। अब वेजेस दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 28,300 है, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग है 1280। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना आता है, 28,300 प्लस 1280 विच कम्स टू 29,580। अब इसको भी टिक मार्क करो। अब उसके बाद है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नोट नंबर 3 देते हैं इसे, किधर गया नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में बोला है कि लैंड पे 2% है, लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे 5% है। तो 8,50,000 इंटू 2%, देखो कितना आता है, 8,50,000 इंटू 2% विच कम्स टू 17,000। अब फर्नीचर पे निकालो, 86,300 इंटू 5%, ये आ रहा है 4,315। दोनों को जोड़ो तो टोटल आएगी 21,315। तो हम यहाँ लिखेंगे 21,315, ये हमने लिखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री नोट नंबर 4 देते हैं हम इसे। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब क्या होता है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, देखो क्वेश्चन में कितना है, 12,800। 12,800। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्या लेना है, टेकन ओनली वाइन्स सिगरेट्स एंड सिगार्स, सिर्फ इनका ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि फूड स्टॉक है ना, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। तो हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री सिर्फ वाइन सिगरेट्स सिगार्स इनका ही लेना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 12,800। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो 22,500 है। अभी आंसर निकालो कितना आता है, ये आ रहा है 9,700 माइनस माइनस में आ रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं 9,700 माइनस में।
अब फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो है क्या ट्रायल बैलेंस में है क्या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिबेंचर देखो कहाँ है डिबेंचर देखो, डिबेंचर से हम निकालेंगे इंटरेस्ट। हाँ डिबेंचर है 6%, तो 2 लाख इंटू 6%, 2 लाख इंटू 6%, ये आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट 12,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम की भी हमें नोट बनानी पड़ेगी। रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ क्या है, ओनली फूड स्टफ्स का हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, ओनली फूड स्टफ्स का। तो कैसे, ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग कितना है 5260। अब परचेस देखिए, परचेस ऑफ फूड स्टफ्स, परचेस परचेस किधर है, परचेस का है 36,200, ये फूड स्टफ्स का है। ठीक है, फिर क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग फूड स्टफ्स कितना है, क्लोजिंग कितना है 16,400। अब निकालो आंसर, 5260 प्लस 36,200 माइनस 16,400, 25,060 आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे 25,060 रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब उसके बाद परचेस क्या है, डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे। अब परचेस में ना फूड स्टफ्स नहीं लिखेंगे, ओनली क्या क्या लिखेंगे, जो रिमेनिंग बचा क्या, सिगरेट्स, सिगार्स एंड वाइन, सिगरेट्स एंड सिगार, क्योंकि फूड स्टफ्स तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में चला गया, फूड स्टफ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में चला गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, वाइन, सिगरेट एंड सिगार, तो परचेस में वही आएगा। कितना, 45,800। एक बार चेक कर लेता हूं मैं वही है क्या, मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए। हाँ वही है। ठीक है, अब अदर एक्सपेंसेस, अब जो भी रिमेनिंग बाकी है ना एक्सपेंसेस, वो अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। नोट नंबर 6, अदर एक्सपेंसेस, बहुत इजी क्वेश्चन है रे, बहुत। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला आएगा रेंट, अमाउंट कितनी है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। देखिए अमाउंट है 8,900, उसके बाद लॉन्ड्री 750, then after coal and firewood 3,290, then after carriage 810, sundry expenses 5,840, advertising 8,360, repairs 4,250। अब ये होने के बाद और क्या है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है नीचे 8,000। अब इन सारी चीजों को जोड़ो और देखो कितना आता है आंसर, 8,900 प्लस 750 प्लस 3,290 प्लस 810 प्लस 5,840 प्लस 8,360 प्लस 4,250 प्लस 8,000 which comes to 40,200। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ 40,200। अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं कितना आता है, 29,580 प्लस 21,315 माइनस 9,700 प्लस 12,000 प्लस 25,060 प्लस 45,800 प्लस 40,200 which comes to 164,255। अब प्रॉफिट निकालेंगे, ये माइनस बी यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। देखते कितना आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है 22,245। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इसी तरह से हमने अब पी एंड एल सॉल्व कर लिया है, अब बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। अब बैलेंस शीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
फॉर्मेट तो बना दिया है। तो नोट नंबर में 1 देता हूँ शेयर कैपिटल को। अब नोट नंबर 1 में क्या आएगा, देखिए शेयर कैपिटल, सॉरी नोट नंबर 7 देना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 तक तो हमने पी एंड एल सॉल्व किया था। नोट नंबर 7 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहला है एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स, 100 इज 15 लाख। ये हम नहीं लेते, सिर्फ फॉर्मेट के लिए लिखना पड़ता है, बाकी हम नहीं लेते इसको। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 100 इज 5 लाख, 8000 इक्विटी शेयर्स 100 इज 8 लाख, 5 लाख प्लस 8 लाख 13 लाख। ये क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल में 13 लाख। अब शेयर कैपिटल डन हो गए। अब नोट नंबर 8 रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में देखो है 41,500। उसके बाद करंट ईयर का पी एंड एल, जो हमने पी एंड एल सॉल्व किया है उससे जो प्रॉफिट आया ना वो क्लोजिंग पी एंड एल कहलाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा कितना, 22,245। फिर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 2 लाख। अब कैपिटल रिजर्व, जो मैंने बताया था ना, जो लास्ट वाला पैराग्राफ था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, उससे कैपिटल रिजर्व आता है। अब कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कैसे करें, वर्किंग नोट से करते, बहुत ही फालतू है, बहुत फालतू है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए, जो फाउंडेशन में सीख ली होगी ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब क्या होता ना, उसने क्या किया, कंपनी ने शेयर फॉरफीचर किए, मतलब शेयर्स वापस लिए। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू 100 फेस वैल्यू है, तो आएगा 10,000। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरर्स। अब शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया, 40 रुपीज पर शेयर, तो 100 शेयर्स इंटू 40, यह आएगा 4,000। अब ये बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर आएगा 6,000। दूसरी एंट्री, कंपनी ने क्या किया है, जो शेयर्स है ना वो दोबारा बेचा है, दोबारा बेचा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने रुपए में बेचा है, 90 रुपीज पर शेयर, 100 शेयर इंटू 90, 9,000। 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज पर शेयर, तो आएगा 1000, तो ये आएगा 10,000। ठीक है। अब लास्ट वाली एंट्री बन जाती है, जो हम क्या करेंगे, जो शेयर फॉरफीचर है वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व को। एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब टू कैपिटल रिजर्व, अब कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला समझना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, कितना कंपनी ने पैसा खाया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फीचर, कितने कंपनी ने शेयर फॉर फीचर किए हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितने कंपनी ने शेयर रीइश्यू किया है, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है। अब कितना कंपनी ने पैसा खाया कैसे निकलेगा, यहां देखिए फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में ये है शेयर फॉर फीचर, इतना कंपनी ने पैसा खाया, दैट इज 6,000, 6,000 डिवाइड बाय कितने शेयर फॉर फीचर किए हैं, 100, कितने शेयर्स री इश्यू किए हैं, 100, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस डिस्काउंट कितना है, देखिए दोबारा री इश्यू किया है, दोबारा री इश्यू किया है बट 90 रुपीज पे, मतलब 10 रुपीज डिस्काउंट, यानी कि 1000 का डिस्काउंट, 1000। अब देखो कितना आ रहा है अमाउंट, 6,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 माइनस 1000 विच कम्स टू 5,000। हमारा कैपिटल रिजर्व है जो ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्या करेंगे, यही अमाउंट यहां लिखेंगे, कहा, रिजर्व एंड सरप्लस में 5,000। अब ऐड करो और देखो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा है, 41,500 प्लस 22,245
प्लस 2 लाख प्लस 5,000 विच कम्स टू 268,745, इतने अमाउंट आ रही है। तो ये क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में 268,745। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब ट्रायल बैलेंस में देखो डिबेंचर्स कितनी अमाउंट है डिबेंचर की, वही यहां लिखो कितना है 2 लाख, तो डायरेक्टली मैं यहां लिखूंगा 2 लाख। फिर ट्रेड पेएबल, देर इज नो चेंज इन ट्रेड पेएबल, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे 42,000। अदर करंट लाइबिलिटी, अब अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, देखिए अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो अदर करंट लाइबिलिटी में आता है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2 लाख इंटू 12% के डिबेंचर है, प्लस प्लस नीचे देखो वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है वेजेस एंड सैलरीज, तो वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा 1280। अब दोनों को ऐड करो, 2 लाख इंटू 12% प्लस 1280, तो ये आ रहा है 25,280। 2 लाख इंटू 12%, हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वही है क्या। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 लाख इंटू 12%, नहीं 6% है भाई, 6% है, यहाँ देखिए 12% नहीं है 6% है डिवेंचर। 2 लाख इंटू 6% प्लस 1280, तो ये आ रहा है 13,280। हमने गलती से यहाँ 12% लिखा था, बट डिवेंचर 6% है, ठीक है, वो मुझे भी पता नहीं मैंने कैसे लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो खत्म हो चुकी हैं, अब असेट की तरफ चलते हैं। पीपी नोट नंबर 9, पीपी नोट नंबर 9 पीपी। अब पीपी में देखिए क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 8,50,000, उसमें से मुझे डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोला था डिप्रिसिएशन लगेगा कितना 2% लगेगा। तो 8,50,000 माइनस 17,000 यानी कि डिप्रिसिएशन, तो अमाउंट आएगी 8,33,000। अब फर्नीचर, फर्नीचर में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और देखेंगे अमाउंट कितनी आती है। 4319, यार ये 81985। अब इन दोनों को जोड़ो और देखो अमाउंट कितनी आती है, अमाउंट आएगी 914985। हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में 914985। अब इंटेंजिबल असेट, अब इंटेंजिबल असेट डायरेक्टली लिखेंगे 5 लाख। ट्रायल बैलेंस में देखो गुडविल है, डायरेक्टली लिखेंगे। फिर इन्वेंट्री, अब यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है देखो, वाइन सिगरेट्स एंड सिगार्स कितना है 22,500 प्लस फूड स्टफ्स 16,400, अब ये अमाउंट आ रही है 38,900। अब ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे 19,260। उसके बाद कैश एंड बैंक, अब कैश एंड बैंक में क्या है, कैश इन हैंड है 2,200 प्लस कैश विथ बैंकर्स कितना है 76,380, दोनों की अमाउंट जोड़ के आ रही है 78,580। अब देखिए हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, अब क्या करते हैं, एक एक बार नजर घुमाते हैं ट्रायल बैलेंस पे, कोई आइटम बचा तो नहीं है। सबसे पहले तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डन, परचेस डन, वेजेस, रेंट, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री डन हुआ है कि नहीं, हाँ वो भी हो चुका है, सेल्स, कोल, कैरेज, संडे एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, रेंट ऑफ रूम, बिलर्ड, मिसलेनियस रिसीट, डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफर फी, फ्री लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट बाकी है, तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ लिख लेता हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 272,300। गुडविल हो गया है, जनरल रिजर्व हो चुका है, वेजेस एंड सैलरीज, इन्वेंट्री हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है। देखिए हाँ, सारी चीजें हमने कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं। फर्स्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड की टोटल। 13 लाख प्लस 268,745 प्लस 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 13,280 which comes to 1,824,025। अब असेट साइड की करते हैं टोटल। टोटल 914,985 प्लस 5 लाख प्लस 272,300 प्लस 38,900 प्लस 19,260 प्लस 78,580 which comes to 18,24,025। मतलब दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व कर लिया है। अब इलस्ट्रेशन 6 की रीडिंग करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो रीड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेल्टा लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ नोट्स टू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अब एडजस्टमेंट जो भी रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है वो स्टार मार्क करेंगे और पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बैलेंस शीट को हाथ लगाएंगे। तो पहली जो फर्स्ट है ना एडजस्टमेंट, वो तो रिलेटेड नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेकंड नंबर भी नहीं है, थर्ड नंबर नहीं है, और फोर्थ नंबर है सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹10,000 रिप्रेजेंटेड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ द सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1st April 21। Cost of the machinery was 24,000 and accumulated depreciation thereon being 20,000। Balance of plant and machinery given in trial balances before adjustment of sale of machinery। ठीक है, मतलब क्या बोला, इससे आपको क्या आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ये क्या है, तो सस्पेंस अकाउंट को मैं स्टार मार्क करता हूँ, इससे हम निकालेंगे। फिर डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन, उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी पी एंड एल का आइटम है, पी एंड एल में आएगा। हाँ यही था। अब फर्स्ट हमने स्टार मार्क किया है दोज एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द बैलेंस शीट। ओके, अब प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला है रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल। अब देखिए ऑल दी अमाउंट्स आर इन थाउजेंड में, सारे जो अमाउंट है थाउजेंड में है। रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल कितना है 1,200। अदर इनकम, अदर इनकम की हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बनाएंगे। अब देखिए हमने स्टार मार्क किया था सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या बोला था कि मशीनरी सोल्ड की है, तो उसी से हम प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है 24,000 की कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा 20,000। ये कहाँ है, एडजस्टमेंट में है, देखो जाके। अब बचा कितनी बुक वैल्यू है 4,000। अब 4,000 की बुक वैल्यू है, बट कंपनी ने सोल्ड किया है 10,000 में, यानी कि 6,000 का क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या बोला, ऑल दी अमाउंट आर इन थाउजेंड, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा 6। अब परचेस, परचेस क्या है डायरेक्टली लिखेंगे। एडजस्टेड परचेस कितना है 400, 400 मैंने डबल लिखा है। एडजस्टेड परचेस कितना है 400 है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 30 है। ट्रायल बैलेंस में देखो
फिर डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन की क्या करते हैं, नोट बनाते हैं। नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट है। अब कॉस्ट कितनी है मशीनरी की, कॉस्ट कितनी है मशीनरी की, देखो मशीनरी की कॉस्ट है 824, कॉस्ट है 824। बट इसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, जो सोल्ड हुआ है ना, जो सोल्ड, सोल्ड कितने की हुई है, 24, 24 की सोल्ड हुई है, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो बचा कितना, 800, 800 इंटू 10%, तो ये आएगा डिप्रिसिएशन 80, 80 आएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिप्रिसिएशन कितना, 80। फिर से बताता हूँ, देखिए डिप्रिसिएशन 10% बोला है, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है, 824, बट उसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, जो सेल की है मशीनरी वो माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी सेल कितना है, 24 की हमने सेल किया है, तो 824 माइनस 24 इज इक्वल टू 800। तो इस पर मैं डिप्रिसिएशन निकालूंगा, 800 इंटू 10%, तो ये आएगा 80। अब डिप्रिसिएशन हुआ। अब थर्ड नोट बनाते हैं अदर एक्सपेंसेस की, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वो कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कितना है, 45। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस है 25। अब इन तीनों को जोड़ो और देखो अमाउंट कितनी आती है, 80 प्लस 45 प्लस 25 इज इक्वल टू 150, ये 150 आ रहा है। तो ये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, दैट इज 150। अब जोड़ते हैं टोटल एक्सपेंसेस, देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 400 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 150, ये आ रहा है 660। उसके बाद अब टोटल इनकम को जोड़ते हैं, टोटल इनकम कितना आ रहा है, 1206। अब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यह आएगा 546, 546 आएगा। अब मुझे क्या करना है, लेस करना है टैक्स, टैक्स कितना परसेंट है, 30% टैक्स है। तो 546 इंटू 30%, तो ये आएगा 163.8। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आया 382.2, इतना आया। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो चुका है। अब बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब स्टार मार्क करेंगे दोज एडजस्टमेंट को विच आर रिलेटेड टू बैलेंस शीट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सॉल्व कर लिया है। देखिए सॉल्व करने के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से टिक मार्क करते हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यार इतने आइटम बाकी है बैलेंस शीट के। अब जो भी, अब स्टार मार्क करना स्टार्ट कर दे। एथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 80,000, ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। कंपनी रिवैल्यूड एट लैंड, लैंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार मार्क करना पड़ेगा, लैंड। उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स ऑफ ₹50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹50,000 इज ड्यू मोर देन 6 मंथ, ट्रेड रिसीवेबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 5,000 विथ एबीसी एलटीडी विच इज नॉट शेड्यूल्ड बैंक, तो बैंक को मुझे स्टार मार्क करना पड़ेगा, कैश एट बैंक। कुछ नहीं रे, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से।
देखिए शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है 500, उसमें से लेस करो कॉल्स इन एरर्स विच इज 5, तो अमाउंट आ जाएगी 495। अब मुझे नोट नंबर 4 बनाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस की बनाते हैं नोट नंबर 4, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला आएगा जनरल रिजर्व दैट इज 150। उसके बाद ओपनिंग पी एंड एल 75, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, करंट पी एंड एल मतलब जो हमने पी एंड एल से निकाला है ना प्रॉफिट 382.2, वो लेने का। ठीक है, वो ले लो इधर 382.2। उसके बाद लैंड जो लैंड है ना, लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो जितनी बड़ी है वो हमें यहाँ लेना पड़ेगा, उसे ये हम रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड कहते हैं। ठीक है, अब टोटल करोगे तो आएगी अमाउंट 807.2, तो यहाँ लिखेंगे 807.2। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर दैट इज 300। देन आफ्टर ट्रेड पेएबल, अब ट्रेड पेएबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैं अमाउंट लिखूंगा कितना 30। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब इनकम टैक्स। देखिए हमने टैक्स कितना लेस किया है यहाँ 163.8, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 163.8, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद पीपी, पीपी को मैं नोट नंबर 5 देता हूँ। अब नोट नंबर 5 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे आता है वो देख, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इलिस्ट्रेशन 6 है ना, सेम एज इलिस्ट्रेशन 2 की तरह है। अगर आप अच्छे से इलिस्ट्रेशन 6 करते हो, इलिस्ट्रेशन 2 आएगा। अगर आप अच्छे से इलिस्ट्रेशन 2 करते हो तो इजीली 6 आएगा ही आएगा। अब कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है ट्रायल बैलेंस में देखो 824। उसमें से मुझे जो सेल की है ना मशीनरी, जो मशीनरी सेल हो चुकी है वो मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कितनी की सेल हुई है 24,000 यानी कि 24। अब बची कितनी 800। अब यहाँ गेम है, मुझे डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 10% डिप्रिसिएशन निकालो। 10% डिप्रिसिएशन 800 इंटू 10% कितना आएगा 80। ठीक है, ऐड क्या करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है देखो 150, 150 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद लेस क्या करना पड़ेगा, जो डिप्रिसिएशन लगा है सेल ऑफ द मशीनरी पे, जो डिप्रिसिएशन लगा है सेल ऑफ द मशीनरी पे वो मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना 20। अब इसका रीजन भी बताओ कि हमने 20,000 जो लगा है सेल ऑफ द मशीनरी पे वो माइनस क्यों किया है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने यहाँ ना जो सेल हो चुकी है उसकी वैल्यू हटाई है, उसकी वैल्यू हटाई है, तो जो उस पर लगने वाला डिप्रिसिएशन जो कि इंक्लूड है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, उस पर लगने वाला जो डिप्रिसिएशन इंक्लूड है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसी कारण मैंने जो डिप्रिसिएशन लग रहा है सेल ऑफ द मशीनरी पे वो माइनस किया है। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितनी आती है 80 प्लस 150 माइनस 20, ये आ रहा है 210। 800 माइनस 210 ये आएगा 590। अब यहां मैं लिख लेता हूं लैंड रिवैल्यू होके एडजस्टमेंट में देखो रिवैल्यू हो चुकी है लैंड कितनी बन चुकी है 960, तो 960 प्लस 590 दोनों को ऐड करो कितना आता है देखो, यह आ रहा है 1550। अब इसको लिखो बैलेंस शीट में 1550। अब इन्वेंट्री डायरेक्टली अमाउंट लिखो कितनी है इन्वेंट्री की 96, 96।
ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है तो मुझे नोट नंबर 6 बनाना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, 50,000 मोर देन, कितना है भाई, 50 है कि कितना है, एक मिनट में देखता हूँ एडजस्टमेंट। हाँ, 50,000 ड्यू है मोर देन 6 मंथ, 50,000 यानी कि 50 क्या है, ड्यू है मोर देन 6 मंथ। और टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना है, टोटल है 120, तो रिमेनिंग कितना बचा, 70। इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, तो 120 में यहां लिखूंगा 120। उसके बाद कैश, कैश की भी मुझे क्या नोट बनानी पड़ेगी, नोट नंबर 7, कैश। अब कैश में देखिए, बैलेंस विथ एबीसी बैंक एलटीडी कितना है, 5, और टोटल बैलेंस है 28, तो रिमेनिंग बैलेंस 23 बचा, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, कुछ भी नहीं है। 28, तो मैं यहां लिख लेता हूं 28। अब एक बार ट्रायल बैलेंस की तरफ नजर घुमाओ और देखो कोई आइटम बचा तो नहीं है। लैंड हो चुका है, कॉल्स इन एरर हो चुका है, कैश इन हैंड, हाँ कैश इन हैंड बाकी है। देखिए यहां मुझे कैश इन हैंड ऐड करना पड़ेगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना 2, तो ये आएगा 30 बैलेंस। ठीक है, इसी तरह देखिए जब आप दोबारा रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि यार कौन सा आइटम रह गया है, 30। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हो चुका है क्या, हाँ यस, कैश एट बैंक, एडजस्टेड परचेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डिफरेंस सस्पेंड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस वी आर डन। तो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की टोटल करते हैं, 495 प्लस 807.2 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 163.8, ये आ रहा है 1796। अब असेट साइड की टोटल करते हैं, 1550 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 30, ये आ रहा है 1796। मतलब दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है, इसका ये मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 की रीडिंग करते हैं। रिंग एलटीडी was registered with nominal capital of rupees 10 lakh divided into shares of 100 each. Following trial balance is extracted from the books as on 31st March 21। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब नीचे चलते हैं, you are required to statement of profit and loss account for the year ending 31st March 22 and balance sheet as at the date after taking into consideration the following information। पी एंड बैलेंस शीट निकालने के लिए बोला है। अब क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। अब फर्स्ट क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करते हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसे स्टार मार्क करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को स्टार मार्क करूंगा। अब दूसरे एडजस्टमेंट क्या है, डाउटफुल डेब्ट्स @4% ऑन डेटर, तो मैं डेटर को क्या करूंगा, स्टार मार्क करूंगा। डेटर किधर है, डेटर। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टैक्स प्रोवाइड करना ये भी इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन ऑफ ₹60,000 ऑन बिल्डिंग, दैट ऑफ ₹24,000 ऑन मशीनरी, ये भी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड @25%, डिक्लेयर कर दिया, इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे हटा ले लेता हूँ।
अब क्या करते हैं, पी एंड एल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। रिंग एलटीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स। सेल्स की अमाउंट कितनी है, 10,40,000 मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देन आफ्टर अदर इनकम, अब ना क्रेडिट साइड में देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000 है, तो वो मेरी क्या है, अदर इनकम है। तो 24,000 में यहाँ लिखूंगा। अब इन दोनों की टोटल करते हैं, 10,40,000 प्लस 24,000 विच कम्स टू 10,64,000। अब आगे बढ़ते हैं परचेस। अब परचेस में ना देखिए, अब इसकी हमें नोट बनानी पड़ेगी, नोट नंबर 1 परचेस। परचेस देखिए, परचेस की अमाउंट लिखेंगे कितनी है, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितनी है, 4,20,000। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 1,60,000 ऐड किया है। अब ये 1,60,000 कहाँ से आया, नीचे एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय रुपीज 1,60,000। ये मुझे भी नहीं समझा कि यार यहाँ ऐड क्यों किया है, जैसा क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे ही मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यही रखना है कि यार 1,60,000 ऐड करना है। हालांकि एग्जाम में क्या होता है ना, जो डाउटफुल रहते हैं ना क्वेश्चन एडजस्टमेंट, उन्हें नहीं डाला जाता, क्योंकि ऐसे को ग्रेस मार्क देना पड़ता है अगर कुछ मिस्टेक मिलती है तो एग्जाम में तो ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे करना है। अब इन दोनों की टोटल करते हैं और देखते हैं कितनी आती है। 4,20,000 प्लस 1,60,000, ये आ रही है अमाउंट 5,80,000। अब इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं 5,80,000। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री की भी हमें नोट बनानी पड़ेगी। चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस में विच इज 1,80,000, बट ओपनिंग स्टॉक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट की मदद से निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एज्यूम ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, हमें एज्यूम करना है कि एक ओपनिंग स्टॉक एक्स है। अब यहाँ एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,60,000 इतनी है। तो वही मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की तो हमें वैल्यू पता है, दैट इज 1,80,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,60,000। इस इक्वेशन की मदद से हमें ओपनिंग स्टॉक मिल गया, दैट इज 20,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा 20,000 लेस 1,80,000, तो अमाउंट कितनी आएगी, 1,60,000 माइनस में आएगा। अब हम यहाँ लिख लेते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री में 1,60,000। अब इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे सैलरी पेड करना। ट्रायल बैलेंस में देखिए सैलरीज है 1,20,000, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली अमाउंट यहाँ लिखूंगा 1,20,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसकी भी हमें नोट बनानी पड़ेगी, नोट नंबर 3 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी दिया है, तो वही मैं यहाँ लिखूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है, 16,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 24,000। अब इन दोनों को जोड़ो तो अमाउंट आएगी 40,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं 40,000। अब फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस में देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट है 56,000 का,
तो हम यहां लिख लेते हैं 56,000। अब नोट नंबर 4 बनेगी अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस है ना, वो हम अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। डायरेक्टर्स फीस, तो सबसे पहले आएगा डायरेक्टर्स फीस, दैट इज 20,000। उसके बाद रेंट 52,000। उसके बाद बैड डेट्स कितना है? 12,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब ना जो हम निकालेंगे ना, देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 4% ऑन डेटर। अब ये जो 4% ऑन डेटर है ना, ये न्यू है। न्यू न्यू कितना है? 4%। 4% इंटू डेटर यानी कि 2,50,000, ये न्यू है। 2,50,000 इंटू 4% कितना? 10,000 न्यू है। ओल्ड कितना है? जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 1 अप्रैल 21, 6,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड वाला है। तो मुझे ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? न्यू डाउटफुल डेब्ट माइनस ओल्ड डाउटफुल डेब्ट, ऐसा करना पड़ता है। तो 10,000 माइनस 6,000 विच कम्स टू ₹4,000। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस लास्ट वाला कितना है? 36,000। अब इन सारे एक्सपेंसेस को हम जोड़ेंगे और देखेंगे अमाउंट कितनी आती है। 20,000 प्लस 52,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 36,000, ये आ रही है 1,24,000। हमारा क्या आ रहा है? टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है, सॉरी अदर एक्सपेंसेस आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,24,000। अब क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं, कितना है? 5,80,000 माइनस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 56,000 प्लस 124,000, ये आ रहा है 7,60,000 आ रहा है। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 7,60,000 आ रहा है। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखिए प्रॉफिट आ रहा है 3,04,000। अब 3,04,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस टैक्स करना पड़ेगा। टैक्स का परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में? देखिए टैक्स है 30%, तो 30% मुझे लेस करना पड़ेगा। 3,04,000 इंटू 30%, यह आ रहा है 91,200। अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 2,12,800। देखिए इसी तरह से हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए अगर मैं सही तरीके से टिक मार्क करता हूं जो भी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो डाटा ऐसे आपको क्लियरली नजर आता है कि सारे आइटम, कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं और कौन से आइटम रिमेनिंग बाकी है जो कि बैलेंस शीट के है, ऐसे आपको क्लियरली नजर आता है ऐसे। अब एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट वाली हो चुकी है, सेकेंड वाली बाकी है। कहाँ करना पड़ेगा आपको? डेटर्स में करना पड़ेगा। तो इसको टिक मार्क करता हूँ, ये बैलेंस शीट में इसका यूज होता है। फिर थर्ड वाली हो चुकी है पी एंड एल में, ये भी हो चुका है पी एंड एल में। अब ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व @ 10%, यह हमें करना पड़ेगा इस साल। जनरल रिजर्व कहाँ है? उसे स्टार मार्क करो यहाँ। हाँ अब यही था। अब क्या करते हैं? बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। यार बहुत फालतू है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं लिखना। शुरुआत शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से।
अब क्वेश्चन में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख, तो मैं डायरेक्टली यहां लिखूंगा 4 लाख। अब नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस को मैं 5 नंबर देता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 5 रिजर्व एंड सरप्लस। अब जनरल रिजर्व कितना है, 80,000। अब इस पर एक एडजस्टमेंट है, क्या बोला है कि 10% ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व को। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। पी एंड एल कितना है, 50,000। उसके बाद करंट ईयर का पी एंड एल कितना है, हमने कितना निकाला था करंट ईयर का प्रॉफिट, यहाँ देखिए 2,12,800, तो मैं लिखूंगा 2,12,800। अब 10% ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व को, तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 10% कितना होता है, 10% इंटू 2,12,800 यानी कि 21,280, 21,280 इतना ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व को। तो मैं यहाँ जनरल रिजर्व में ऐड करूंगा कितना, 21,280 इतना मैं ऐड करूंगा। अब इन सब की टोटल करो और देखो अमाउंट कितनी आती है, 80,000 प्लस 21,280 प्लस 50,000 प्लस 212,800 माइनस 21,280, ये अमाउंट आ रही है 342,800। अब मैं यहां लिख लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 342,800। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर है, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखूंगा 4 लाख। उसके बाद ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखूंगा। ट्रेड पेएबल कहाँ गया, ट्रेड पेएबल, हाँ क्रेडिटर से देखो 1,84,000। अदर करंट लाइबिलिटी, अब अदर करंट लाइबिलिटी की मुझे नोट बनानी पड़ेगी, तो नोट नंबर 6 देता हूं, अदर करंट लाइबिलिटी। अब अदर करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड क्या क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर बट नॉट ड्यू। ट्रायल बैलेंस में देखिए सबसे नीचे है क्रेडिट साइड में 28,000। उसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 4,000 की। अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ता हूं तो अमाउंट आएगी 42,000, तो मैं इसे बैलेंस शीट में लिख लेता हूं 42,000। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब क्या, जो इनकम टैक्स हमने निकाला है। अब यहाँ देखिए पी एंड एल में टैक्स कितना निकाला है हमने, 91,200, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 91,200। अब पीपी की भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, नोट बनानी पड़ेगी। नोट नंबर 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ देखिए बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग की कॉस्ट है 5,80,000, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा 1 लाख। अमाउंट कितनी आएगी, 4,80,000। एक बार चेक कर लेता हूं, करेक्ट है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में ही दिया है, कितना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, 1,10,000, तो इसकी कॉस्ट आ रही है 90,000। अब यहाँ देखिए थोड़ा गौर से कि हमने डिप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं किया, जो एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन है ना वो माइनस क्यों नहीं किया। देखिए वो हमने कहा लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है। जब भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, कब जाती है, जब उसका ट्रीटमेंट होता है तब जाती है, अदरवाइज नहीं जाती। तो हमने कहा डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन डाला है, मतलब वो जो डिप्रिसिएशन है ना वो ऑलरेडी चार्ज हुआ है, अभी उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मतलब एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते, सेम जो हमने अभी जो हमने अभी डिप्रिसिएशन चार्ज किया है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 40,000 का, वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो दोबारा यहाँ 40,000 चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ओके, अब इन दोनों को जोड़ो, 4,80,000 प्लस 90,000, यह आ रहा है 5,70,000। यहाँ लिख लेते हैं 5,70,000, 5,70,000। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की भी नोट बनानी पड़ेगी, नोट नंबर 8, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,80,000। लूज टूल्स उसके नीचे ही है 46,000। इन दोनों को ऐड करो, देखो कितनी आती है अमाउंट, 1,80,000 प्लस 46,000, यार ये 2,26,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 2,26,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल की भी हमें नोट बनानी पड़ेगी, नोट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर कहा जाता है उसे, डेटर। अब डेटर की वैल्यू कितनी है, 2,50,000। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है, 4% प्रोविजन टू डाउटफुल डेप्ट है, मतलब 2,50,000 इंटू 4%, 2,50,000 इंटू 4%, ये आ रहा है 10,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2,40,000। अब यहां भी थोड़ा गौर से देखिए कि जो ट्रायल बैलेंस में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 1 अप्रैल 21, वो हमने क्यों नहीं लिखा यहाँ। रीजन नंबर 1, जो भी ट्रायल बैलेंस का आइटम रहता है उसका एक ही इफेक्ट रहता है, ठीक है। जो 6,000 का है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो हमने पी एंड एल निकालते समय, उसका यूज किया है। पी एंड एल निकालते समय हमने उसका यूज किया है, आपको बताता हूं, यहाँ पी एंड एल निकालते समय हमने उसको यूज किया है, ठीक है। तो दोबारा यहाँ यूज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि डेटर में से न्यू प्रोविजन माइनस होता है, ओल्ड का यहाँ कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये बात याद रखना कि डेटर में से न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस का है ना जो प्रोविजन, उसका इफेक्ट देंगे पी एंड एल में, यहां नहीं आएगा, ठीक है। अब 2,40,000 यहां लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में 2,40,000। उसके बाद कैश एंड बैंक, डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे 60,000। शॉर्ट टर्म एडवांस, एडवांस टैक्स दिया है तो 1,20,000 वो असेट में आएगा, क्योंकि जब भी मैं टैक्स पेड करता हूँ एडवांस में तो वो असेट बन जाता है मेरे लिए। फिर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ देखिए डेबिट साइड में, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000, तो मेरी क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है 4,000। अब सारे सारे आइटम हो चुके हैं, अब क्या करना है, एक बार रीड करते हैं ट्रायल बैलेंस और देखते हैं कोई अमाउंट रही है क्या, वो देखते हैं। बिल्डिंग हो चुकी है, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, यूज टूल्स, परचेज, सैलरी, डायरेक्टर्स फीस, रेंट, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट, 2,40,000। एक मिनट, हाँ इन्वेस्टमेंट बाकी है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हम भूल चुके थे लिखना, तो लिखेंगे 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डिबेंचर, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेटर, बैंक, सेल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, 14% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अनक्लेम्ड डिविडेंड। सारे आइटम हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर आंसर करेक्ट है तो टोटल मैच कर जाएगी, टोटल।
4 lakh plus 3,42,800 plus 4 lakh plus 1,84,000 plus 42,000 plus 91,200, ये आ रहा है 14,60,000। अब असेट साइड की टोटल करते हैं। टोटल 5,70,000 plus 2,40,000 plus 2,26,000 plus 2,40,000 plus 60,000 plus 1,20,000 plus 4,000, ये आ रहा है 14,60,000। मतलब दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है।